नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला थी उस श्रृंखला के अंतर्गत आपके तीसरे लेक्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये लेक्चर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल पर जो ग्रामीण परिवेश है ग्रामीण परिवेश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके चीजों को आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी लेखपाल की परीक्षा अगले कुछ मंथ में संभावित है, उसमें जो ग्रामीण परिवेश है वो आपका एक महत्वपूर्ण यानी मेजर रोल प्ले करेगा। इसी संदर्भ में जो आपके ग्रामीण परिवेश है उसमें आपका जो भारतीय कृषि है, हालांकि यह टॉपिक आपका जो सिलेबस उस सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बताया है कि आप अगर लेखपाल बनते हैं तो आपके जो कार्य होंगे वो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र से पूरी तरीके से रिलेटेड होंगे। तो इसी संदर्भ में इन चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जो हमारा मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस के लेक्चर में आप लोगों को मैंने बहुत सी चीजें बताई, जैसे मैंने बताया कि जो सिंचाई होती है, सिंचाई कितने प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त कृषि के बारे में बताया, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रांतियां थी, उसके बारे में बात की गई है। आज हम लोग बात करते हैं कृषि निर्यात नीति। देखिए, कृषि निर्यात नीति का पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत है, भारत के संदर्भ में भारत की जितनी भी आबादी है उस आबादी का जो अधिकांश क्षेत्र है वो ग्रामीण से रिलेटेड है। यानी अपने भारत को ये सशक्त करना है तो उसके लिए आपको जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या ग्राम से संबंधित लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो अभी रिसेंट में जो कृषि नीति बनाई गई है वो कृषि नीति 2008 है। आप लोग जानते हैं जितनी भी चीजें आ रही हैं उसमें एक प्रमुख बिंदु होता है कि जो किसानों की आय है उस किसानों की आय को हम लोग 2022 तक डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं जो लेटेस्ट की कृषि नीति है वो आपके 2018 में इंट्रोड्यूस की गई है। तो देखिए, क्वेश्चन भी आपसे यहां से इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो कृषि निर्यात नीति है उसका संबंध तो उसका संबंध किस वर्ष से है। तो आप लोग देखेंगे तो वो 2018 की कृषि नीति है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखिए, जब कोई भी नीति होती है बनाई जाती तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उस जो नीति है उसके क्राइटेरिया के अंदर लोग जो भी आए तो उससे क्या होगा, उन लोगों का विकास करें। अब देखिए, निर्यात की बात करते हैं तो निर्यात की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप भारत से चीजों को बाहर निर्यात करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमको यहाँ की अपेक्षा ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो इसी के संदर्भ में इसका जो मुख्य उद्देश्य 2022 तक कृषि निर्यात को आपके 60 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंचाना है। और जो इसके सेकेंडरी उद्देश्य है वो यह है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करें। ठीक है, अब देखिए इसी के संदर्भ में जो हम लोग बात करते हैं, अभी तक आपके भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं इसमें 60 कृषि निर्यात जोन की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको जानना जरूरी है। यहां से जो प्रश्न है वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब किसी भी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक है सहकारी कृषि। उस सहकारी कृषि को हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, उसको हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमने बात की जो कृषि का क्षेत्र है जो उसको हमको बढ़ाना है, लेकिन हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए जैसे आपके पास अगर धन नहीं होता तो धन के लिए क्या विभिन्न प्रकार के आपके पास बैंक है, कमर्शियल बैंक है या विभिन्न प्रकार के और बैंक है जो आपको रोजगार करने के लिए, इसके अतिरिक्त आपके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो क्या कहते हैं पैसे वो उपलब्ध कराते हैं। इसी संदर्भ में जो आपका कृषि है, कृषि
को बढ़ावा देने के लिए कुछ आपके कुछ वित्तीय संस्थान। अब देखिए, अगर उन वित्तीय संस्थानों की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें इस संदर्भ में जो आपका नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड क्या है, आपके कृषि साख यानी जो कृषि ऋण है उसको प्रोवाइड कराता है। अब देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चनों को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाबार्ड है उस नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो आप देखेंगे जो नाबार्ड है, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं, इसको शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। अब देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपके कहां पर है, मुंबई में है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और किसकी अनुशंसा पे इसकी स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना है वो शिवरामन कमेटी के अनुशंसा या उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चीजें यहां तक समझ में ये जान लीजिए दिस इज दी एपेक्स बॉडी। ठीक है, ये क्या है, जो आपका कृषि ऋण, जब देखिए लिखा हुआ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी जो इसकी स्थापना की गई थी वो मुख्यतया आपकी कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्र का होता है उसके विकास के लिए की गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें जो और आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हमने देखा, जैसे हमने देखा कि किसकी अनुशंसा के आधार पर, शिवरामन कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसकी स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमको मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियो लेके आए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए जितनी डिटेल में हम लोगों ने नाबार्ड को देखा उतनी डिटेल में हम और दूसरी संस्थाओं को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो और दूसरी संस्थाएं हैं वहां से सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फैक्चुअल मैनर में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेफेड की बात कर लेते हैं, तो जो इसका जो मेन काम होता है वो कुछ चुनिंदा उत्पाद होते हैं जिसकी हमको एक पर्टिकुलर समय अवधि में विशेष जरूरत होती है, उसके लिए काम करता है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर आप देख लेंगे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफेड कहते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये आपका हो गया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग ट्राइफेड की बात करते हैं तो ट्राइफेड क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे हमने बताया कि नेफेड की स्थापना 1958 में की गई थी, इसी प्रकार जो आपका ट्राइफेड है उस ट्राइफेड की स्थापना 1963 में की गई है। इसमें और अब देखिए क्या है, ये जो जनजातीय क्षेत्र में जो उत्पाद होता है उसके लिए यह प्रमुख रूप से संस्था आपके काम करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है, ये भी जो आपका कृषि है, हालांकि इनका काम और भी दूसरा होता है, लेकिन इसमें कृषि भी माइनर रोल प्ले करती है, जिसके अंतर्गत ये आपके काम करते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अब देखिए राष्ट्रीय किसान आयोग। अगर हम लोग राष्ट्रीय किसान आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसकी जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, उस राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 18 नवंबर 2004 को एमएस स्वामीनाथन जो कमेटी थी, उस एमएस स्वामीनाथन की कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण और टॉपिक है उस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आपका जो सहकारी कृषि है वो सहकारी कृषि क्या होती है। जैसे आपने सुना कोऑपरेटिव, ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसी प्रकार से आपके कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहकारी खेती। सहकारी खेती, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग पहले इसकी जो है परिभाषा देख लेते हैं। तो भूमि के अपखंडन, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका भूमि है, एक दूसरी जगह पर है, एक दूसरी जगह है, एक इधर है, एक इधर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वो जो एरिया होगा वो ज्यादा आपको मिल जाएगा, जिससे जो खेती होगी वो आपकी अच्छी तरीके से होगी। तो देखिए हम लोग उसको पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके आगे चीजों को हम लोग देखेंगे। भूमि के अपखंडन की समस्या का एक और उपाय सहकारी खेती है। इसमें अब देखिए होता क्या है, इसके सहारे न जोत का उपविभाजन और विखंडन की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि जो भूमि का उपखंडन होता है, जैसे मान लीजिए उपखंडन मतलब खंड हो गया, उसके भी खंड करना, तो इस खेती के अंतर्गत जो भूमि होती है उस भूमि के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, एक जगह कर लेते हैं और हम लोग खेती करते हैं। अब देखिए इससे अगर लाभ की बात करें, देखिए इससे एज इट इज क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो चीजों को बताना जरूरी है। अब देखिए इसके फायदे की बात करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फायदा होगा, वो सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि जब जो छोटी छोटी भूमि थी उस छोटी छोटी भूमि को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो खेती है खेती में समय की बचत होगी। दूसरा जो है आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या होगा, लागत कम आएगी। ठीक है। ये सब कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं अगर हम सहकारी कृषि या सहकारी खेती करते हैं, इससे क्या होगा, इन सब चीजों के फायदा हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक होती है अनुबंध कृषि, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, अनुबंध कृषि। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए अब इस फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है, देखिए होता क्या है, ये जैसे आपने देखा होगा कि जो एमएसपी है, एमएसपी का निर्धारण क्या होता है, एमएसपी का निर्धारण हम लोग पहले कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी जैसे मान लीजिए अगर एमएसपी पहले डिसाइड नहीं होगा तो जो किसान होगा वो खेती करने में कहीं ना कहीं डरेगा। किस लिए डरेगा, क्योंकि उसको लगेगा, मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है मानसूनी होती है, और जो सिंचाई के साधन है वो इतने अच्छे नहीं है, और या इतने सब लोग सक्षम नहीं है कि सब लोग प्रॉपर तरीके से जो सिंचाई है वो सिंचाई कर सके। इसीलिए जो फसल लगाने होती है उससे पहले हम एमएसपी डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सीएससीपी, कास्ट एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स प्राइस होता है, एक आयोग होता है, वो क्या होता है, एमएसपी डिसाइड कर। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो किसान होते हैं, किसान का अपना एक इंटरेस्ट बना रहे। जब किसानों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो उनको खेती में मन लगेगा, इसीलिए क्या होता है, एमएसपी डिसाइड कर लिया जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होता है, जैसे हम लोग इसको अनुबंध कृषि कहते हैं, इसमें भी ये होता है कि जब फसल जो आपके
खेती होती है। अब देखिए इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो बागबानी फसलों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि खेती करने से पहले, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास खेत है और आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो हमारे आपके बीच में समझौता हो जाता है। अब फसल का उत्पादन कुछ भी हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आप वहां पर खेती करेगा और जो भी उसके एवज में आपको, जो पहले आप अनुबंध कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके एवज में चीजें आपको प्रदान की जाएंगी। तो ये होता है आपका अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आपकी भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण क्लास। इन क्लास में देखिए भारतीय कृषि से संबंधित 3 क्लासें दी गई हैं। उन 3 क्लासों में हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, प्लस कृषि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करती है। हालांकि आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी के सेंस में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो नंबर ऑफ लोग हैं या नंबर ऑफ पीपुल है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लगभग एज इट इज ऐसे बना रहा है। फिर उसके आगे हम लोगों ने सिंचाई के बारे में देखा, विभिन्न प्रकार की क्रांति होती है, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा, सिंचाई देखा। ये बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि हम लोगों ने देखा। तो जो भारतीय कृषि वाला चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोगों ने 3 अध्याय यानी 3 लेक्चर में डिवाइड किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। देखिए अभी इसमें क्या है, ये तो भारत के संदर्भ में कृषि संबंधित बातें बताई गई हैं। अभी हमारा 1-2 लेक्चर और लगेगा, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कृषि के महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के संबंध में एक विशेष जानकारी होती है, उसको भी देखेंगे। और इस प्रकार से जो आपका ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।